हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है, पहला ही चैप्टर से 12 का। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहाँ से अगर मैं लिखूं कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो लेट मी चेंज द कलर। ये क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of square of the distance between the charges, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पे हमारे पास Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन्होंने क्या बोला कि F दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आएगा, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप K की बात करें तो K जो है ये K हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब अगर कोई चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसकी वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता क्या है। जैसे अगर सपोज करिए कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उस टाइम पे जो फोर्स का वैल्यू होगा वो हमने क्या बोला कि उस टाइम पे जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
लेकिन अगर हम लोग इसको इस पूरे अरेंजमेंट को किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, ठीक है, अब दूसरे मीडियम में ले जाएंगे तो क्या होगा कि फोर्स जो है वो चेंज होगा। अब वो जो फोर्स लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका परमिटिविटी कितना है या उसका परमिटिविटी कैसा है, जिसको हम लोग डिनोट क्या करेंगे, ई एप्सिलॉन एम से, ठीक है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब जिस मीडियम में रखेंगे उसका परमिटिविटी। इसके अलावा एक और टर्म हमारे पास होता है एप्सिलॉन आर, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इन सबके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये आपका जो मीडियम का परमिटिविटी है और जो एप्सिलॉन नॉट मतलब जो वैक्यूम का परमिटिविटी है उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे तो ई एप्सिलॉन एम विल बी नथिंग बट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपके पास मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को चेंज करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सपोज करिए कि जब भी आप किसी मीडियम में रखते हैं दोनों चार्जेस को, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि आपने एफ डैश किसी मीडियम में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हमने लिख दिया कि 1/4 पाई, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम, क्यों, क्योंकि हमने मीडियम में रखा है, ठीक है। दिस विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई, और हमने इसको लिखा था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस चीज़ को जो हमारे पास पहले जो इक्वेशन था दैट इज़ नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये जो फोर्स था हमारे पास जो कि वैक्यूम में था, ठीक है। ये जो फोर्स था जो हमारे पास वैक्यूम में था, अब इस फोर्स को इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो एफ डैश जो हमने मीडियम में रखा हुआ है, ये जो फोर्स होगा अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे यू विल गेट कि जो एफ है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है इसको या तो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बार इसको आपको के से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैक्यूम के लिए था, लेकिन जैसे हम किसी मीडियम में जाएंगे तो ये जो फोर्स है वो के टाइम्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, के टाइम्स कम हो जाएगा ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अब क्योंकि हमने ये जो भी निकाला वो तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मतलब कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कार्टेशियन सिस्टम ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं कह सकते हैं। सपोज करिए कि ये हमारे पास हमारे पास है, आपके पास ये y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन है आपका O। कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज नथिंग बट हमने मान लिया R1, ठीक है। ठीक उसी तरह से कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है
और इस चार्ज को हमने Q2 बोला है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। तो इस तरीके से हमने चार्जेस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, मतलब Q2 पे जो फोर्स लगेगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, उसी तरह से इस वाले चार्ज पे अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो इसको क्या लिखा जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम इस तरफ से इधर की साइड चल रहे हैं तो ये जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, R1 से 2 की तरफ, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ही होता है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R2 से 1 की तरफ। ठीक है, ये वेक्टर होगा। अब इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर सपोज करिए हमको फोर्स टू 1 लिखना हुआ तो हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, अब हम फोर्स ऑन 2, इसका डायरेक्शन इधर है तो ये वाला वेक्टर आएगा विच विल बी नथिंग बट R12 और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके अलावा इस डायरेक्शन में जो हम लोग R12 लिखे हैं, इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अगर R12 है, ये अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं हमेशा। तो R12 जो है दिस विल बी इक्वल टू R12 फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो F21 जो है दिस विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R12 फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी नथिंग बट F21 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में भी लिख लिया। ठीक है, अब क्या हम लोग इसी तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 था। तो अगर आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखना चाहें तो इसी तरह से क्या लिख सकते हैं आप, K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, वापस से वैसे ही लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 इसका क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे R21 फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय R, सिर्फ फुल वेक्टर आएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F12। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि R12 और R21 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर आपने R12 को पॉजिटिव लिया है तो R21 को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R³ इंटू R21। अब इसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर जो होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर के बराबर होगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हमने तो फोर्सेस जो निकाले हैं वो सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके लिए निकाला है, ठीक है। अगर क्या हो कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो मल्टीपल चार्जेस के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास ये कहता है कि द नेट फोर्स acting on a charged particle due to number of charges will be equal to the vector sum of all the net force acting on a charged particle due to number of charges will be equal to the vector sum of all the forces acting by each charge particle, ठीक है। इतने भारी भरकम शब्दों में आपको कोई ज़रूरत नहीं है समझने का, आप सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से आप समझिए कि अगर सपोज करिए कि आपके पास अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ठीक है, सपोज करिए कि Q1 चार्ज है और इस पे बहुत सारे चार्ज, इधर Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे सपोज करिए कि Q3 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q4 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q5 चार्ज रखा हुआ है, इस तरह से अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो Q2 चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमें पता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लगेगा इस डायरेक्शन में। उसी तरह से Q3 चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो Q4 चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। उसके बाद जो Q4 चार्ज है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। तो ये अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो इस चार्ज पे लगेंगे। अब इस पे जो नेट फोर्स लगने वाला है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नेट जब हम निकालेंगे तो सारे का हम वेक्टर सम करेंगे, है ना। सारे का हम वेक्टर सम करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर सम करना है। आपको सिंपल ऐसे नहीं करना है कि 10 न्यूटन इधर से लग रहा है 20 न्यूटन इधर से लग रहा है तो हम सबको ऐड करते जाएं या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाएं, ऐसे नहीं होगा। वेक्टर सम आपको पता है और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता है, तो इसीलिए जो फोर्सेस लगेंगे उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच रखेंगे, मतलब ऐसे किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें से आ सकते हैं ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू एवरीवन।